अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 एंड आज के प्रैक्टिस सेट में हम जनरल साइंस के 10 बेस्ट MCQs का डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें कॉलम ए में दिए हुए इन कंपाउंड्स को कॉलम बी के साथ मैच करना है। चलिए करते हैं। पहला कंपाउंड है हमारे पास सिल्वर आयोडाइड, उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया एंड ट्राइक्लोरोमीथेन। सिल्वर आयोडाइड, आर्टिफिशियल रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय सीडिंग क्लाउड्स विद दिस केमिकल। जो क्लाउड्स होते हैं उनमें यही सिल्वर आयोडाइड केमिकल स्प्रे किया जाता है और उसके बाद आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड इट इज यूज्ड टू रिलीव हार्टबर्न, इंडाइजेशन एंड अपसेट स्टोमक। अगर कभी कभार ओवर ईटिंग की वजह से जो स्टोमक है वो ज़्यादा एसिड स्क्रीट करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अमोनिया, इट इज अ गुड फर्टिलाइजर। ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म एंड इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एंड अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, ये जो अमोनिया है इससे मुझे याद आया एक कंपाउंड जिसका नाम है अमोनियम सायनेट, जिसका नाम है अमोनियम सायनेट। एंड इस अमोनियम सायनेट से एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्राइडरिक वोहलर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया यूरिया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है अमोनियम सायनेट। इस अमोनियम सायनेट से फ्राइडरिक वोहलर ने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया यूरिया। यूरिया की केमिकल फॉर्मूला क्या होती है, NH2CONH2। एंड ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। किस कंपाउंड से बनाया गया था, अमोनियम सायनेट से। एंड यूरिया की फॉर्मूला क्या होती है, NH2CONH2। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें या तो कार्बन हो या तो कार्बन एंड हाइड्रोजन हो या इनके हाइड्रोकार्बन्स के ही डेरिवेटिव्स हो, उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है गाइस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एंड कंप्लीट्स अ राउंड ऑफ ए सर्कल, द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस विल बी 0। दूसरा स्टेटमेंट है, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन जुपिटर इज 2.5 times मोर देन दैट ऑफ अर्थ, अ 250 kg सैटेलाइट would weigh 6250 Newton on Jupiter. Which of the above given statements is /r correct? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। यहां पे देखिए, एक बॉडी है जिसने अपना जर्नी ए से स्टार्ट किया है एंड उसने यहां से चलना स्टार्ट किया एक सर्कुलर मोशन में एंड यहां वापस पहुंच गई, यानी कि ए से ही स्टार्ट किया था एंड ए पे ही अपना जर्नी खत्म किया। अगर आपसे पूछा जाएगा इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 2πr। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर की इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके बराबर होता है, 2πr। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, वो कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी 0। क्यों, क्योंकि इस बॉडी ने ए से अपना जर्नी स्टार्ट किया एंड ए पे ही अपना जर्नी खत्म किया। एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट भी ए ही है एंड फाइनल पॉइंट भी यही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 0। ठीक है, एक और चीज यहां पे समझिए। अब यहां पे एक बॉडी है, उसने यहां से इस पॉइंट ए से अपना जर्नी स्टार्ट किया, उसके बाद वो यहां तक आई एंड वो यहां रुकी बी। ठीक है, ए से स्टार्ट किया एंड बी पे रुक गई।
अगर इस केस में आपको कहा जाएगा डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, तो डिस्टेंस होगी सर्कमफ्रेंस का हाफ। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, यानी कि डिस्टेंस होगी पाई आर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अभी मैंने आपको कहा डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यह है इनिशियल पॉइंट, यह है फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है वो ये है। एंड अगर आप गौर से देखोगे, ये है डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस कितनी है? वो है इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनर पूछता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि अगर कोई बॉडी है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस टाइम पे कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? उस टाइम पे स्पीड कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड कांस्टेंट रहती है। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और चीज यहां पे देखिए आप, अगर एक बॉडी होती है इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये जो बॉडी है इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, ठीक है, अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इट एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट लाइज इन द प्लेन ऑफ द सर्कल। एंड ये जो बॉडी है इट एक्सपीरियंसेस एन आउटवर्ड फोर्स व्हेन इट इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कुलर पाथ, एंड उस एक्सटर्नल या उस आउटवर्ड फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन ए बॉडी इज मूविंग या ट्रेवलिंग इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, और जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर mv² डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv² डिवाइडेड बाय आर। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर माइनस टाइम्स mv² डिवाइडेड बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन जुपिटर इज 2.5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ, एक सैटेलाइट जिसका वेट 250 kg है अर्थ पे, जुपिटर पे उसका कितना वेट होगा? जो वेट होता है इट इज इक्वल टू mass into acceleration due to gravity. Weight is equal to mass into acceleration due to gravity. ये जो acceleration due to gravity है इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप मान के चल सकते हो नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो वेट है इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एंड इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन। ये जो सैटेलाइट है इसका मैस है अर्थ पे 250 kgs, इसका वेट बताना है कि 6250 न्यूटन होगा जुपिटर पे या नहीं। देखिए, वेट इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस सैटेलाइट का मैस है 250 kgs इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2.5 इंटू जी, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन जुपिटर इज 2.5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ। 2.5 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है 2.5। सॉल्व कीजिए, यह आएगा 250 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10 इंटू जी की वैल्यू भी यहां पे डालिए 10, ये और ये कैंसल, 250 इंटू 25 हो गया 6250 न्यूटन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी सही था। जो मैस है इसका मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, एंड ये जो मैस है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन चेंज होता है वेट। वेट क्यों चेंज होता है? बिकॉज हर किसी प्लेनेट पे जो ग्रेविटी है वो चेंज होती है। किसी प्लेनेट पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है, किसी प्लेनेट पे ग्रेविटी की वैल्यू कम है, इसीलिए वेट कीप्स ऑन चेंजिंग बट मैस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मैस की SI यूनिट होती है kg, लेकिन जो वेट है इसका SI यूनिट है न्यूटन। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ ए करंट कैरिंग वायर इज हाफ्ड
फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस द करंट इन द वायर वुड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक वायर थी, उसकी लेंथ हमने आधी कर दी। एक वायर थी, उसकी लेंथ हमने आधी कर दी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रखा। हमें बताना है जो करंट है उसका क्या होगा। यहां पे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एज पर ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू R इंटू आई। इसका मतलब V डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू आई। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होती है? रो L बाई A। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड जो ये रो है इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पे जो ये लेंथ है इसको आधा कर दीजिए। इसका मतलब जो न्यू रेजिस्टेंस है वो R1 होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A इंटू 2, यानी कि L बाई 2। इसको अगर हम थोड़ा सा और यहां पे अरेंज करेंगे, यह आएगा रो L डिवाइडेड बाई 2A। ये जो रो L बाई A है इसके बदले में लिख सकता हूं वापस रेजिस्टेंस। इसका मतलब R1 किसके बराबर होगा? R बाई 2। ठीक है, अगर हमने लेंथ को हाफ कर दिया तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो भी आधी हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहां पे करंट कैलकुलेट करेंगे। I1 वो किसके बराबर होगा? V, पोटेंशियल डिफरेंस हमने कांस्टेंट रखी है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हुई है, वो हुई है अब R1। I1 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, यह आएगा V डिवाइडेड बाई R1। इसकी वैल्यू क्या है? R डिवाइडेड बाई 2। ये जो डिवाइड में 2 है वो ऊपर जाएगा, यानी कि यहां पे आएगा 2 इंटू V डिवाइडेड बाई R। V बाई R के बदले मैं इक्वेशन नंबर 1 से V बाई R के बदले लिख सकता हूं I। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू 2 इंटू I। दैट मीन्स जब मैंने करंट कैरिंग वायर की लेंथ को आधा कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा, जो करंट है इन द वायर ये डबल हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा, जो करंट कैरिंग वायर है उसकी लेंथ को आधा कर दिया, जो करंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड वाटर। दूसरा स्टेटमेंट है इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग impure metal is used as anode. Which of the above given statements is / are correct? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर यहां पे पूछा गया होता मेटल्स जो हैं दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो मेटल्स हैं ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स एंड लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। एंड जो मेटल्स हैं ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? या तो मेटल ऑक्साइड या तो मेटल हाइड्रोक्साइड, और लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। यानी कि दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स दे गिव सॉल्ट्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। When metals react with water, they form metal oxide or metal hydroxide and liberate hydrogen gas. ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं they do not react with acids and water. जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग impure metal is used as anode. ये स्टेटमेंट भी सही है। मैंने आपको पढ़ाई है मेटलर्जी, मैंने आपको बताया है कि और ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहले होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या जिसको हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर, यानी कि इंप्यूरिटीज को ओर से हटाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये किस मेटल का ओर है। क्या ये ऐसे मेटल का ओर है दैट लाइज एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, या ऐसे मेटल का दैट लाइज इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, या ऐसे मेटल का दैट लाइज एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जैसे ही हमें यह पता चला उसके बाद हम एप्रोप्रिएट मेथड लगाते हैं। अगर ये ऐसा मेटल हुआ दैट लाइज एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, दैट मींस हम क्या करेंगे? हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, यानी कि ये जो ओर है इसको हम मेल्ट करेंगे, उसके बाद वी विल कैरी आउट इट्स इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद हमें मिल जाएगा प्योर मेटल।
अगर ये हुआ ऐसा मेटल दैट लाइज इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, या तो होगा फिर ये कार्बोनेट ओर या तो होगा फिर ये सल्फाइड ओर। अगर ये कार्बोनेट ओर हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर। ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन, यानी कि हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन लिमिटेड एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। उसके बाद हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड, इसकी हम कैरी आउट करेंगे रिडक्शन, हमें मिलेगा मेटल। अगर यह हुआ सल्फाइड ओर, हम क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर एंड ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। यानी कि व्हेन सल्फाइड ओर्स आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर द प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। रोस्टिंग से भी हमें मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड। उसके बाद हम उसकी रिडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कोक, उसके बाद हमें मिल जाएगा मेटल। अगर यह हुआ मेटल एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज, वैसे तो जो ये मेटल्स हैं एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, यानी कि जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये ऐसे ही सीधा सीधा नेचर में मिलते हैं। उसके बाद बस इनकी रिफाइनिंग कैरी आउट करनी होती है। इन केस इफ दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स, फिर इनका ये प्रोसीजर है। सल्फाइड ओर्स का प्रोसीजर होता है रोस्टिंग, उसके बाद मिलता है मेटल ऑक्साइड, उसके बाद उसकी रिडक्शन कैरी आउट करनी होती है, उसके बाद मिल जाता है मेटल। ये मैंने डिटेल में पढ़ाई है एक प्रैक्टिस सेट में, आई एम नॉट श्योर किस में, बट पढ़ाया है डिटेल में। फिर भी मैंने यहां पे बता दिया कि मेटलर्जी क्या है। ये जो मेटल हमें यहां पे मिले दे आर नॉट वेरी प्योर, उनमें इंप्यूरिटीज होती हैं दैट मस्ट बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में होता क्या है, जस्ट ए सेकेंड, ये मान लीजिए एक कंटेनर है, ये है इम्प्योर मेटल, इसी को हमें प्यूरिफाई करना है। और ये हमने लाया है एक प्योर मेटल स्ट्रिप, उसी मेटल की जिसको हमें प्यूरिफाई करना है। अगर ये इम्प्योर कॉपर है तो फिर ये प्योर कॉपर है। इन दो इलेक्ट्रोड्स को हम ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी। लेकिन ये जो इम्प्योर मेटल है इसको हम कनेक्ट करते हैं विद द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। इसका मतलब ये हो जाता है एनोड एंड ये हो जाता है कैथोड। ठीक है, और यहां पे हम क्या रखते हैं, जिस मेटल को हमें प्यूरिफाई करना है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन, जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हम लेते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ये जो इम्प्योर मेटल है, यानी कि यहां से जो इम्प्योर मेटल है, इट स्टार्ट्स गेटिंग डिसॉल्व्ड, ये डिसॉल्व होना शुरू होता है। जितना यहां से ये डिसॉल्व होता है उतना ही इस इलेक्ट्रोलाइट से जो मेटल है वो इस पे डिपॉजिट होना शुरू होता है, इस प्योर मेटल पे। ठीक है, ये जो इम्प्योर मेटल है इसमें एक तो कॉपर मेटल है और कुछ इंप्यूरिटीज हैं। जो सॉल्युबल इंप्यूरिटीज होंगी दैट विल गेट डिसॉल्व्ड इन दिस सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड जो इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज होंगी वो सेटल होंगी एट द बॉटम ऑफ द एनोड, जिसको हम कहते हैं एनोड मड, जिसको हम कहते हैं एनोड मड। ठीक है गाइस, यानी कि एनोड से जितना मेटल डिसॉल्व होगा उतना ही मेटल इस सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा इस कैथोड पे। कुछ सॉल्युबल इंप्यूरिटीज दे विल गेट डिसॉल्व्ड इन दिस सॉल्ट सॉल्यूशन एंड इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज विल सेटल एट द बॉटम, एंड उसको कहा जाता है एनोड मड। बस आप यहां पे इतना याद रखिए, जो इम्प्योर मेटल होता है यानी कि जिसको हमें प्यूरिफाई करना है, जिस मेटल की रिफाइनिंग करनी होती है, उसको हम बना देते हैं एनोड, एंड प्योर मेटल इसको हम ले लेते हैं कैथोड। जैसे ही ये पूरा यहां पे खत्म होगा, हम एक और इम्प्योर मेटल लाएंगे जिसको हमें रिफाइन करना है और वो यहां पे लगा देंगे। उसके बाद ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू होगी। ठीक है गाइस, बस इतना याद रखिएगा आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है ब्लैक कार्बन इज ऑल्सो नोन एज सूट। दूसरा स्टेटमेंट है वॉल्केनिक इरप्शन, ऑर्गेनिक मैटर डिके एंड फोटोसिंथेसिस ऑल एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज / आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 1 सही है एंड स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। जो ब्लैक कार्बन है इसका एक और नाम क्या होता है, सूट, एंड ये सूट क्या होता है, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट।
इस सूट की दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी यह है कि ये जो सूट पार्टिकल्स होते हैं दे एब्जॉर्ब सनलाइट। सूट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब सनलाइट, इसका मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग में और इजाफा कर देते हैं। सूट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब सनलाइट एंड एड टू ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सूट वो ये है कि व्हेन इट गेट्स कलेक्टेड ऑन स्नो एंड आइस इट हेस्टन्स मेल्टिंग। मतलब जब ये स्नो एंड आइस पे पड़ जाती है, ये स्नो एंड आइस की मेल्टिंग को इंक्रीज करता है। कौन? सूट पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक कलर होते हैं एंड ब्लैक कलर जो सनलाइट है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, टेंपरेचर इंक्रीज करता है एंड स्नो एंड आइस को ज्यादा जल्दी मेल्ट करता है। ये जो सूट है आता कहां से है? एमिशंस फ्रॉम गैस एंड डीजल इंजन्स, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज दैट बर्न फॉसिल फ्यूल। यानी कि जहां पे भी फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है दैट इज द सोर्स ऑफ सूट। सूट इज नथिंग बट ब्लैक कार्बन। ठीक है, एंड ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सूट आपको याद रखनी है। अगर कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज ब्लू कार्बन, ब्लू कार्बन क्या होता है? ब्लू कार्बन इज द कार्बन दैट इज कैप्चर्ड बाय कोस्टल सीज एंड ओशियंस। यानी कि ब्लू कार्बन दैट इज सीक्वेस्ट्रेटेड बाय सीज एंड ओशियंस, उसको कहते हैं ब्लू कार्बन। ये JKAS 2021 के प्रीलिम्स पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लू कार्बन क्या होता है। इट इज द कार्बन दैट इज कैप्चर्ड बाय कोस्टल सीज एंड ओशियंस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ड्राई आइस। आप बोलोगे ड्राई आइस। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? यह कहता है कि वॉल्केनिक इरप्शन, ऑर्गेनिक मैटर डिके एंड फोटोसिंथेसिस ऑल एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है इट एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर, इसमें कोई शक नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर डिके इट एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन फोटोसिंथेसिस डज नॉट एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन होता है कंज्यूम एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? रिलीज। एंड मैंने इससे पहले पढ़ाया है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स। कौन कौन से? पहला स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद लीचिंग, उसके बाद कैटाबॉलिज्म, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, उसके बाद मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, दीज आर 5 स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कॉजेज चिकन पॉक्स? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है दैट कॉजेज चिकन पॉक्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेरिसेला जोस्टर वायरस कॉजेज चिकन पॉक्स। दैट मीन्स चिकन पॉक्स इज ए वायरल डिजीज। ये जो वेरियोला वायरस है इट कॉजेज स्मॉल पॉक्स। बॉर्डिटेला परट्यूसिस इट कॉजेज whooping cough. And ant amoeba histolytica causes amoebiasis. It is a waterborne disease. ठीक है, Bordetella pertussis causes whooping cough, variola virus causes smallpox, varicella zoster virus causes chickenpox and ant amoeba histolytica causes amoebiasis. यहां पे आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए। जो पहला वैक्सीन है इन द वर्ल्ड इट वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। ये जो एडवर्ड जेनर है इसने ये ऑब्जर्व किया कि पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स दे वर इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसे लोग जिनको पहले ही काउपॉक्स हो गया था दे वर इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। इसने क्या किया, एक काउपॉक्स इन्फेक्टेड पर्सन के हाथ से कुछ मैटर लिया इन सिरिंज, उसके बाद
उसको इंजेक्ट कर दिया इन ए बॉय हु वाज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एंड वो ठीक भी हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया का पहला वैक्सीन बनाया है किसने? एडवर्ड जेनर ने। जो वर्ड वैक्सीन है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड वैका एंड इस वैका का मतलब होता है काउ। वो क्यों? वो इसलिए कि पीपल हु वेर सफरिंग फ्रॉम काउपॉक्स उनसे ही सैंपल लिया गया एंड वो सैंपल इंजेक्ट किया गया ऐसे लोगों में हु वेर सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है, यहां पे आप ये भी याद रखिए जो टीबी है ट्यूबरक्लोसिस, इंडिया का टारगेट है बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025 टीबी को एलिमिनेट करना पूरी कंट्री से। जो काला अजर है यानी कि ब्लैक फीवर, इसका टारगेट है बाय द एंड ऑफ द ईयर 2023 इसको एलिमिनेट करना। जो लिम्फेटिक फ्लेरियसिस है यानी कि एल्फेंटाइसिस, टारगेट है 2027 के एंड तक इसको पूरी कंट्री से एलिमिनेट करना। एंड सिकल सेल एनीमिया, टारगेट यह है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 2047 पूरी कंट्री से सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना। ठीक है, जो काला अजर है मैंने बहुत बार बताया है, इसका टेस्ट होता है K39। इट इज अ प्रोटोजोअन डिजीज एंड जो वेक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो है सैंड फ्लाई एंड जिस पैरासाइट को वो सैंड फ्लाई कैरी करती है उसका नाम है लीशमैनिया डोनोवेनी। ठीक है, जो टीबी है इसके लिए टेस्ट होता है स्प्यूटम टेस्ट। टीबी के लिए टेस्ट होता है स्प्यूटम टेस्ट। ये जो टीबी है इसके रिलेटेड एक ड्रग हाल ही में न्यूज में आया था एंड उस ड्रग का नाम है बेडाक्यूलिन। उस ड्रग का नाम है बेडाक्यूलिन। एक और ड्रग दैट वाज इन न्यूज उसका नाम है ओजेम्पिक ड्रग। पूरी दुनिया में इसकी शॉर्टेज हो गई थी हाल ही में, इसीलिए इट वाज इन न्यूज एंड ये जिस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है वो है टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, ये याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है हाइड्रोकार्बन्स आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दूसरा स्टेटमेंट है एज पर रीसेंट डेटा गुजरात स्टेट हैज बिकम द नंबर 1 स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज/आर करेक्ट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यहां पे आप ये याद रखिए कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये तीनों हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या बायोगैस, इन तीनों में से एग्जाम में कोई भी पूछा जाए, अगर पूछा जाए इन तीनों का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, दैट इज मीथेन। यानी कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड बायोगैस वो क्या होता है? मीथेन। मीथेन का एक और नाम है मार्श गैस। अगर पूछा जाए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसमें प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन एंड आइसोब्यूटेन भी होता है, लेकिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, ये जो सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट इज कंप्रेस्ड टू ए प्रेशर ऑफ 200 to 250 kg पर मीटर स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा। कोल की 4 वैरायटीज होती हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। पीट इज द यंगेस्ट वैरायटी एंड सबसे बेकार वैरायटी। एंथ्रासाइट इट इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल। इसमें होता है हाईएस्ट कार्बन कंटेंट एंड हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। जो ये पेट्रोलियम है इसका एक और नाम है क्रूड ऑयल, या हम इसको कहते हैं कभी कभी ब्लैक गोल्ड। यह भी मैंने आपको पढ़ाया है कि द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल आर सेपरेटेड, उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हमें रिसीव होते हैं आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो क्या क्या हैं? पेट्रोल है, डीजल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, यानी कि जो एरोप्लेन्स में फ्यूल यूज होता है वो भी जब हम क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग कैरी आउट करते हैं वो भी वहीं से मिलता है। वहां से पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, वैक्स भी मिलता है, बिटुमिन भी मिलता है।
नेप्थलीन भी मिलता है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स दैट वी गेट आफ्टर वी कैरी आउट रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। ये जो नेप्थलीन है, एक और चीज इसके साथ याद रखिए, कैम्फर। ये दोनों चीजें अंडरगो सब्लिमेशन। बोथ दीज टू थिंग्स अंडरगो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। A process in which solid gets directly converted into gas is known as sublimation. And अगर gas directly convert हो into solid, उसको हम कहते हैं deposition. यानी कि sublimation का उल्टा है deposition. ये भी याद रखिएगा, during fractional distillation, crude oil is heated to a temperature of 400 to 500 degree Celsius. ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है। जो गुजरात है, हाल ही में इसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया एंड इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी के मामले में अब गुजरात नंबर 1 स्टेट बन गई है इंडिया की। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम। जो सुक्रोज है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्वर्टेज। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आप याद कर लीजिए, उसमें एक है डायास्टेस। इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस। एक एंजाइम है माल्टेस। इट कन्वर्ट्स माल्टोस इनटू ग्लूकोज। एक एंजाइम है जाइमेस एंड दिस जाइमेस एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस जाइमेस एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो इन्वर्टेस है, इट कन्वर्ट्स सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये 4 एंजाइम्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये जो फ्रक्टोज है, ये क्या होता है? ये होता है नेचुरल शुगर एंड इट इज द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट्स। यानी कि जो फ्रूट्स का स्वीट टेस्ट होता है वो होता है बिकॉज ऑफ दिस फ्रक्टोस। एंड ये जो फ्रक्टोस है, इट इज ए नेचुरल शुगर। एंड ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, या आप इनको कह सकते हैं एंजाइम्स को, दीज आर स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ प्रोटीन्स, या हम इनको कहते हैं इन शॉर्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। ठीक है, जो ये ग्लूकोज होता है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज को हम कहते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है विटामिन D2 इज ऑल्सो नोन एज अर्गोकैल्सिफेरॉल। दूसरा स्टेटमेंट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज केराटोमलेशिया। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज / आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट सही है। विटामिन D2 का एक और नाम है अर्गोकैल्सिफेरॉल एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज केराटोमलेशिया। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए also causes night blindness and it also causes xerophthalmia। एंड विटामिन ए, इसका एक और नाम क्या होता है? इसका एक और नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का एक और नाम होता है रेटिनॉल। जो विटामिन डी है, इसका एक और नाम होता है सनशाइन विटामिन, या हम इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पाइनियर ऑर्गेनिजम्स ऑन बेयर रॉक्स। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है बेयर रॉक्स पे जो पाइनियर ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइकन्स। ठीक है, ये लाइकन्स क्या होते हैं? सिंबायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। लाइकन्स आर नथिंग बट symbiotic association of algae and fungi. Study of algae is called phycology and study of fungi is called
माइकोलॉजी। जो ये लाइकन्स होते हैं ये मैच्योर होते हैं इन 4 to 8 ईयर्स। ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं, देयरफॉर दे मैच्योर इन 4 to 8 ईयर्स। इन फैक्ट ये जो लाइकन्स हैं दे ग्रो 1 मिलीमीटर पर ईयर। एक साल में 1 मिलीमीटर ग्रो करते हैं। ठीक है, ये जो लाइकन्स हैं इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। लाइकन्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। अगर ये प्रेजेंट होंगे किसी जगह पे हम कहते हैं देयर इज एब्सेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इन दैट एरिया। जिस एरिया में लाइकन्स प्रेजेंट होंगे हम कहते हैं वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन नहीं है। एंड जहां पे ये एब्सेंट होंगे हम कहते हैं वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है। इसीलिए हम कहते हैं इनको बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ठीक है गाइस, यहां पे आप ये भी याद रखिए जो साइनोबैक्टीरिया है इसका एक और नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ये होता है ए टाइप ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी कि इट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। एक और चीज होती है डाई एटम्स, ये भी होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग एल्गी। इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग एल्गी, ये आप याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।